ठीक है भाई, तो इससे पहले को जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक मेथड आपको समझ में आ गया है। क्या है बेसिक मेथड? कि जो भी पार्ट कटा हुआ है वो नेगेटिव मास है। ठीक है, मतलब पूरे में से जो ओरिजिनल पूरा का पूरा शेप था माइनस जो कटा हुआ है। सही है? ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है देखिए, ये आपके पास एक डिस्क है। क्या ये डिस्क है? और इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। रेडियस कितनी है बोलो? स्मॉल आर इसकी रेडियस है। यहां पे इस तरह से r/2 रेडियस का, कितनी रेडियस का? r/2 रेडियस का एक छोटे वाला सर्कल काट दिया जाता है। अब बताना है कि जो बॉडी बच गई है उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। क्वेश्चन सिंपल है ना, कि भैया बड़ी बॉडी थी उसमें से ये काट दिया, क्या होगा? ठीक है ठीक है भैया, तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि इसका जो सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा है। ओके, तो बोलो आरसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मैं कहता हूं यहां पे कुछ कटा हुआ है तो उसको माइनस कर दो। बोलो कंप्लीट बॉडी ये है, माइनस कटा हुआ पार्ट ये है। यस और नो? तो बोलो फॉर्मूला क्या आएगा? आरसीएम इज इक्वल टू m1r1 माइनस m2r2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। यस और नो? ठीक है, m1 बोले तो कंप्लीट बॉडी का मास, कंप्लीट बॉडी का मास। सही है? m2 बोले तो कटी हुई बॉडी का मास। सही है? ठीक है, पहले m1 और m2 निकाल लेते हैं। बोलो m1 निकालने के लिए क्या करेंगे? कंप्लीट बॉडी का मास। बोलो सिग्मा है, एरिया कितना है पूरी बॉडी का? पाई आर स्क्वायर। तो m1 पता चल गया। अच्छा, ये जो पूरी बॉडी है, पूरी की पूरी जो ये डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? ओरिजिन पे है, 0 0 पे है। तो बोलो आरसीएम क्या होने वाला है इसका? 0 है ना। m1 का सेंटर ऑफ मास 0। अच्छा, m2 निकालते हैं। m2 क्या होगा? बोलो सिग्मा इंटू इसका एरिया पाई r/2 का स्क्वायर। सही है? हो गया ये? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। m1 पता चल गया, m2 पता चल गया। m2 का सेंटर ऑफ मास बताओ। ये थी डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। यहां से कितना डिस्टेंस है ये? r/2। तो बोलिए r2 कितना होने वाला है? r/2। बेसिकली ये देखो, ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली की सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा। यस और नो? तो बोलो इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस लाइन पे होगा, और इस लाइन पे होगा, मतलब उसका YCM क्या होगा? 0। तो यहां पे सीधी सीधी बात है, YCM तो ऑलरेडी 0 है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? XCM निकालना है। चलो XCM निकालते हैं। XCM इज इक्वल टू m1x1 माइनस m2x2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। सही है? बोलिए XCM। m1 पूरा मास ये है, m1 लिख देते हैं इसको। इसका सेंटर ऑफ मास का है, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास 0 पे 0 है ना, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास 0 पे था भाई। माइनस सेकेंड बॉडी m2, m2 का मास लिख दो सिग्मा पाई r/2 का स्क्वायर। इसका मास आ गया। इसका सेंटर ऑफ मास किधर है? x की वैल्यू कितनी है? r/2। तो यहां पे r/2 एक और आ गया, m2x2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। m1 बोले तो ये, m2 बोले तो ये। तो बोलो सिग्मा कॉमन, पाई कॉमन, सिग्मा पाई ये दोनों बाहर आ गए, r स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे। सिग्मा पाई कटते हुए दिख गया ना। ये क्या बन रहा है देखो, r/2 का स्क्वायर, r स्क्वायर बाय 4 इंटू r/2 यानी कि r³ बाय 8। तो बोलो r³ बाय 8। नीचे क्या बन रहा है? r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4 यानी कि 3r स्क्वायर बाय 4। बोलो r स्क्वायर कटेगा, सिर्फ एक r बचेगा ऊपर। सही है? बोलो 2 3 ऊपर, सॉरी 3 यहां पे, कितना आ जाएगा? r/6। कैसा? माइनस r/6। सही है? आ गया आंसर। यहां पे आना भी चाहिए था, ये रहा r/6। कोई दिक्कत है? चलो पक्की बात है, आगे चलो। तरीका समझ में आ गया? पूरी बॉडी ले लो, उसमें से जो कटी हुई है उसको हटा दो, सिंपल सी बात है। सही है ना? कंप्लीट माइनस कट।
ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो भाई देखिए यहां क्या हो रहा है, 0 0 पे इसका सेंटर है, जो ये बड़ी डिस्क है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, आर रेडियस, इसकी टोटल रेडियस आर है, ठीक है, 3r/4, ये यहां से यहां तक होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक है 3r/4, सही है, और यहां से लेके यहां तक है, ये इसकी जो रेडियस है ये है r/4, यहां पे भी जो रेडियस है ये कितनी है, r/4, ओके। तो यहाँ पे जो डिस्क है उसमें से छोटे छोटे मासेस काट दिए गए हैं, ये मास है m2, अब बोल दिया कि m2 काट दिया, यहां पे बोल दिया कि m3 काट दिया, इसकी रेडियस r/4, इसकी रेडियस r/4, आपको बताना है सेंटर ऑफ मास किधर होगा, इसका जो बचा हुआ मास है, क्या मैं कहूं, हाँ जो टोटल मास था वो m1 था, ठीक है। बोलिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, बोलो, XCM YCM दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है ना कहीं पे भी, ठीक है। अब देखते हैं, तो XCM क्या होगा, बोलो, कंप्लीट माइनस कट, है ना, तो बोलो M1 X1 माइनस M2 X2 माइनस M3 X3 डिवाइड बाय M1 माइनस M2 माइनस M3, जो कटे हुए हैं वो माइनस हो गए ना, M2 और M3, बोलो M2 और M3 कटे हुए, ये माइनस हो गए, ठीक है। बोलो M1 R1 मतलब उसका सेंटर ऑफ मास, बोलो कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास 0 पे था, तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा, माइनस M2 R2 M3 R3, सही है, R3 में X3 आएगा, बोलो M3 का जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट इधर होता है, y कोऑर्डिनेट इधर होता है, बोलो 0 ही है ना, तो बोलो M3 वाले के साथ क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय M1 माइनस M2 माइनस M3, क्या बचेगा, M2, M2 का सेंटर ऑफ मास, M2 का सेंटर ऑफ मास कहां है, बोलो 3r/4 डिस्टेंस पे है यहां से, तो बोलो यहां पे आ जाएगा M2 इंटू, सॉरी हाँ, M2 इंटू 3r/4 डिवाइड बाय M1 माइनस M2 माइनस M3, सही है। ऐसे ही YCM की बात कर लेते हैं, बोलो कंप्लीट M1 Y1 माइनस M2 Y2 माइनस M3 Y3, M1 Y1 0, M2 Y2 0, क्योंकि इसका Y कहां है, सेंटर ऑफ मास यहां है ना, सेंटर ऑफ मास का Y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, ऊपर नीचे तो है नहीं, एक्स एक्सिस पे तो 0 हो गया, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या, M3 R3, M3 कौन है, ये, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितने डिस्टेंस पे है, 3r/4, तो बोलो यहां क्या आ जाएगा आंसर, M3 इंटू 3r/4 डिवाइड बाय M1 माइनस M2 माइनस M3, आ गया आंसर, कोई दिक्कत, सही है। अगर मान लो कि M1 M2 M3 ना दे रखे होते तो क्या करते, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा दे रखा होता आपको, है ना, और अगर आपको सिग्मा दे रखा है तो क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए सिग्मा इंटू एरिया इज इक्वल टू मास, कोई दिक्कत, कंप्लीट का मास निकालना होता तो सिग्मा इंटू इस पूरे का एरिया कितना है, πr², इसका मास निकालना है M2, तो बोलो सिग्मा इंटू πr/4 का स्क्वायर, इसके साथ भी सिग्मा इंटू πr/4 का स्क्वायर, याद रहे एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, ठीक है, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, और r क्या है उसकी रेडियस, r/2 रेडियस है तो r की जगह r/2 आ जाएगा, सही है, 2r रेडियस है तो 2r आ जाएगा, और सरकमफ्रेंस मतलब ये जो सर्कल है, सर्कल की ये जो लंबाई है इधर, है ना, तो ये कितनी है, 2πr, ये याद रखनी है आपको, कहीं गड़बड़ करो क्योंकि आगे आएगा ये भी, फिर तुम कहोगे सर πr² लगा देते हो, कभी कभी 2πr लगा देते हो सर, ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये है हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल शेल, ठीक है, हेमिस्फेरिकल ही है ना, सॉलिड भी है, सॉलिड है वो, ठीक है, सॉलिड है ये, ठीक है।
अब सॉलिड जो ये हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर समझते हो ना, पूरा गोलाकार शेप थी, उसको बीच में से काट दिया, ठीक है। कंप्लीट स्फीयर होता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, 0 पे, उसके बिल्कुल सेंटर पे होता, लेकिन ये आधा कटा हुआ है, तो बोलो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, 3r/8 पे। कहाँ होता है, 3r/8 पे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से क्या किया है, यहां से एक स्फीयर काट दिया गया है, आपको बताना है अब जो ये बची हुई बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसका लोकेशन बताना है। फॉर्मूला पता है आपको, कंप्लीट माइनस कट, है ना। और वॉल्यूम है यहां पे, यस और नो, वॉल्यूम है तो क्या यूज करोगे मास निकालने के लिए, रो इंटू वॉल्यूम, सही बात है, ठीक है। यहां पे तो चलो जैसे m1 m2 मान लिया है या दे दिया जो भी है, अगर मान लो m1 m2 दे रखा होता तो m1 इसका m2 इसका m1 माइनस m2 कर देते हैं, है ना। अभी क्या हो रहा है देखते हैं, ठीक है। बोलो, जो स्फीयर होता है सॉलिड स्फीयर, इसकी वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 πr³ होती है, सही है। अब इसका आधा हो गया ना, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी कि 4/6 πr³, यानी कि 2/3, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 πr³ कर देते हैं इसको, πr³। ये तो हो गई पूरे की वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गई। इसको रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट का मास आ जाएगा, इज इक्वल टू m1 बोल दूं, सही है। अच्छा, यहां पे जो ये कटा हुआ स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी है बोलो, r/4, ठीक है। तो बोलो r/4 है उसका, कंप्लीट स्फीयर है वो, बोलो उसका मास कितना आएगा, रो इंटू इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 4/3 πr³ मतलब रेडियस का क्यूब, यानी कि r/4 का क्यूब, सही है। ये क्या हो जाएगा मेरा m1, ये हो जाएगा m2, m1 m2 पता चल गए, ठीक है। बोलो, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, जैसा बाहर की तरफ है वैसा ही अंदर की तरफ है, मतलब XCM 0 हो जाएगा, ZCM भी 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ YCM चेंज होगा। सर ओरिजिनल का कितना था, 3r/8, ठीक है। तो बोलो ओरिजिनल यानी कि m1 का, m1 पता है आपको, y1 कितना आएगा 3r/8 माइनस m2y2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2, ये हो जाएगा मेरा YCM। तो ये m1 m2 पता चल चुके हैं ना आपको, ठीक है। तो बोलिए m1 क्या है, m1 को m1 लिख देते हैं, ठीक है। y1 कितना है, उसका सेंटर ऑफ मास, m1 मतलब पूरे का सेंटर ऑफ मास कहां था, 3r/8 पे, तो ये हो जाएगा 3r/8 माइनस m2 y2, बोलो यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है r, यहां से यहां तक कितना है r/4, तो यहां से यहां तक कितना बच गया 3r/4 भाई, 3r/4, ठीक है। तो कितना बच गया ये 3r/4 डिवाइड बाय m1 माइनस m2, m1 m2 की वैल्यू उठा के पुट करो, आपका आंसर आएगा सीधा, सही है ना। m1 में क्या आने वाला है, रो इंटू समथिंग, यहां पे भी रो इंटू समथिंग, यहां पे रो इंटू समथिंग, रो इंटू समथिंग, रो तो कटते हुए दिख रहा होगा, r³ जहां जहां है वो भी कटते हुए दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास पोजीशन बचेगी, कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। चलें आगे, मेथड जरूरी था ये, करना क्या है अपने को, कंप्लीट माइनस कट, जो कंप्लीट बॉडी है उसके लिए लिख लो और कटे हुए को घटा दो उसमें से, ठीक है ना, सरकटे की तरह। याद आया सरकटा, सरकटा देखा नहीं, देखा था, कौन सी दुनिया में सरकटा देखा था, सरकटा कौन सी मूवी का, उन्होंने देखा था सरकटा, हाँ ऐसे होता है ना ऐसे होता है, देखा था सरकटा, देखा था, अंजुन ने देखा, देखा था, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिए, इस क्वेश्चन में ये एक आपके पास डिस्क थी, ठीक है, ये डिस्क है, क्या किया है, यहां से तो एक पार्ट काट लिया गया है
और उसको उठा के यहां रख दिया गया है। अब जो ये नई शेप बनी है इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। जो कटा है वो माइनस, जो ऐड हुआ है वो प्लस, खत्म बात। सही है, मान लीजिए। हाँ, ऐड हो गया क्या गलती से? कोई बात नहीं, देखो अगर कटा हुआ है तो माइनस करना है, अगर ये ऐड किया गया है तो प्लस करना है। कोई नहीं, डजंट मैटर, मतलब पता होना चाहिए अपने को। ऐड हुआ है तो प्लस करना है और कटा है कोई चीज उसको माइनस करना है। जैसे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये चीज माइनस हुई है और ये वाली चीज प्लस हुई है, तो बोलो आपको सिग्मा दे दिया आपकी बात, ठीक है। M1 M2 M3 आपको निकालने हैं। इसकी रेडियस थी r, ठीक है, r रेडियस थी, इसकी रेडियस r/2 है, इसकी रेडियस भी r/2 है। तो बोलो M1 निकालना है, कैसे निकालेंगे? बोलो सिग्मा इंटू पूरे का एरिया पाई r स्क्वायर। सही बात है। M2 बोलिए सिग्मा इंटू बोलो पाई r/2 का स्क्वायर। सही है। M3 बोलिए सेम, यही तो है, उठा के यहां रखा गया है, लेकिन मैं कहूंगा कि यहां से कुछ कट गया है और यहां पे कुछ ऐड हो गया है, ठीक है, तो सेम आएगा ये सिग्मा पाई r²/4। सही है, सीधा लिख दिया मैंने, इसको भी r²/4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, M1 M2 M3 आ गया। बोलो RCM, RCM में एक तो होगा XCM, एक होगा YCM। बोलो YCM बोले तो ये वाला, बोलो सिमेट्रिक है तो YCM क्या आ गया? सीधा सीधा 0, और XCM निकालना पड़ेगा। बोलो ये गायब, ये भी गायब। XCM के लिए बोलो M1x1 प्लस माइनस M2x2 प्लस M3x3 डिवाइड बाय M1 माइनस M2 प्लस M3। बोलो M2 ही तो M3 है, तो M2 M3 को तो डायरेक्टली यहां से काट सकते हो, नेट मास तो आपका M1 ही है, ठीक है, यहां से तो कट जाएगा। बोलो क्या आएगा? सॉल्व करते हैं। M1 सिग्मा पाई r² माइनस, और x1 मतलब उसका सेंटर ऑफ मास 0, माइनस M2 सिग्मा पाई r²/4 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास, M2 का सेंटर ऑफ मास r/2, ठीक है, r/2, और यहां पे प्लस M3 बोले तो सिग्मा पाई r²/4 और इसका सेंटर ऑफ मास माइनस r/2। सही है, डिवाइड बाय टोटल मास कितना था? M1 सिग्मा पाई r², सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। सही है, ये तो वैसे भी 0 ही है, ठीक है, r²। सही है, बचता क्या है? देखो माइनस r/8, माइनस r/8, तो माइनस r/4 आ गया आंसर। था कुछ सिंपल है ना, इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन करने हैं, कर लोगे ना। ये आ गया आंसर, देख लो, ये आ गया माइनस r/4, 0। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लेट, ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेट है आपकी बार आपके पास। ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मेथड पता होना चाहिए आपको, ये भी पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कभी होता है, तो इंटीग्रेशन के अंदर कितने वेरिएबल होने चाहिए सॉल्व करने के लिए? एक ही वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल तो नहीं होते ना किसी से भी सॉल्व हो जाए, तो मुझे बता देना बिना रिलेशन के, एक्स और वाई में, ठीक है, नोबेल प्राइज दिलवाएंगे उसको। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लेट। देखिए ध्यान से, क्या हो रहा है आपके पास? ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स वाई, ठीक है, ये ट्राइंगुलर प्लेट है जिसमें ये वाला जो कोना है ये 0,0 पे रखा हुआ है, ठीक है। ये जो आपकी ट्राइंगुलर प्लेट है मतलब ट्राइंगुलर शीट है, ठीक है, मतलब सरफेस एरिया है, यानी कि इसके पास क्या होगा? सिग्मा रहा होगा, यस और नो। इसका ये वाला एंगल कितना दे दिया आपको? 45 डिग्री। कोई लाइन है जो कहां से शुरू हो रही है? ओरिजिन से शुरू हो रही है, 45 डिग्री के एंगल पे जा रही है। कौन सी लाइन है ये? y = x लाइन ही तो है ये, है ना, मतलब जहां y है वहां x रख सकता हूं, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? y = -x, लेकिन फिलहाल के लिए मैं y = x से काम चला सकता हूं, इसलिए, ठीक है। अच्छा, इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? l,
एल डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में गिवन। आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। ऑब्वियसली यहां कहीं होगा, यहां कहीं, सही है, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। ठीक है, मैं कहता हूं पुराना तरीका अपनाते हैं, एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स थिकनेस की स्ट्रिप मान लेते हैं। स्ट्रिप क्या है? ये स्ट्रिप मतलब पट्टी मान ली है मैंने एक पतली सी, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है? डीएक्स। वही पुराने तरीके है मेरे तो, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स की थिकनेस मान ली पट्टी, और इसका मास कितना है बोलो? डीएम। डीएक्स थिकनेस है, डीएम उसका मास है, सही है। अब बताओ डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए। बोलो भाई, भाई मास इज इक्वल टू सरफेस एरिया डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। तो बोलो डीएम इज इक्वल टू, बोलिए सिग्मा, तो सिग्मा है, डीए, अरे डीए, डीए मतलब इस पट्टी का एरिया, पट्टी का एरिया निकालना है। बोलो क्या ये ट्रायंगल जैसा, सॉरी रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा है आपको? बोलो इसकी चौड़ाई कितनी है? dx, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2y है, यस और नो? बोलो भाई, यहां से यहां तक y कोऑर्डिनेट हो गया ना इस पॉइंट का, और यहां से यहां तक भी उतनी लंबाई होगी, तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 2y और चौड़ाई dx, 2y dx। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो dm की वैल्यू पता चल गई अपने को। बोलो ऊपर वाला जैसा नीचे वाला है वैसा ही है, तो बोलो YCM क्या होगा? 0। तो YCM तो मेरे को डायरेक्टली दिख गया 0, YCM इक्वल टू 0। XCM निकालना है, और इंटीग्रेशन होगा, यहां तो अलग अलग मासेस तो रखे नहीं है, क्या आएगा बताओ? इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। बोलो इंटीग्रेशन dm में, बोलो dm जो है इसका सेंटर ऑफ मास लेना होता है, यस और नो? तो बोलो ये जो dm है इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? यहां है, और ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, सही बात है। तो बोलिए dm की वैल्यू रखिए सिग्मा 2y dx इंटू एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन सिग्मा 2y dx, सही है। इंटीग्रेशन में y और x दो वेरिएबल आ गए, अच्छा नहीं लग रहा, तो क्यों ना मैं y और x को इंटरचेंज कर दूं। y इज इक्वल टू एक्स मेरे को पता है ना, तो क्या रखेंगे बोलो यहाँ पे? इंटीग्रेशन सिग्मा, 2 सिग्मा बाहर, वैसे भी 2 सिग्मा को काट दो ना, 2 सिग्मा कट गया, 2 सिग्मा हटाओ, क्या बचेगा? x x dx, यानी कि x स्क्वायर dx डिवाइड बाय x dx, इंटीग्रल x dx, लिमिट 0 से l, 0 से l, क्योंकि भैया x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और l तक जाती है, सही है। इसके आगे करना पड़ेगा, क्या आएगा? एक्स क्यूब बाय 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से l, l आ जाएगा, तो बोलो ये हो जाएगा l क्यूब, ये l स्क्वायर, बोलो ये इसको उड़ा देगा, इधर कितना आएगा बोलो? 2l बाय 3, सही है। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन ये है। इसमें आपको क्या कर रखा है? इसमें आपको ऐसी सीधी सीधी ट्रायंगुलर प्लेट नहीं दे रखी, ठीक है। यहां क्या कर रखा है? ये जो शेप है ना, ये पैराबोलिक शेप है। कैसी शेप है? पैराबोलिक। तो यहां पे जो दे रखा है y इज इक्वल टू, क्या दे रखा है? ax स्क्वायर गिवन है आपको ऑलरेडी। आप देखते हैं चेंज हो गया ना, यही होता है। हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, पुराना तरीका अपने पास, तो क्या x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक पोर्शन मानना है, यस और नो? और बोलो ये एक रेक्टेंगल बनेगा, इसका एरिया कितना है? 2y dx। तो बोलो dm इज इक्वल टू सिग्मा dA, सिग्मा इंटू 2y इंटू dx। बोलो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो बोलो YCM 0, XCM निकालना है बस, क्या बाकी रह जाएगा? XCM इज इक्वल टू इंटीग्रल dmx डिवाइड बाय इंटीग्रल dm। बोलो dm की जगह क्या लिखेंगे? सिग्मा 2y dx, सिग्मा 2y dx इंटू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा 2y dx। सिग्मा 2 कट गया, क्या बचेगा बोलो? y x dx, और y क्या है? तो ax स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि ax क्यूब dx, और नीचे क्या आ जाएगा बोलो?
ए एक्स स्क्वायर आ गया। अब बताओ, ए से ए भी काट दो, सही है, क्या बचेगा? एल की पावर 4/4 डिवाइड बाय एल क्यूब बाय 3। एल क्यूब ने ये 3 तो काट दिए, एक एल बचेगा ऊपर, 3 इधर 4 इधर, 3l/4, सही है। आ गया आंसर, ये रहा 3l/4, ये रहा, ठीक है। चले आगे। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन कौन बता सकता है मेरे को? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन बताओ, चलो। बहुत मालूम, सेकेंड लॉ पूछा है, उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं पूछा मैंने, याद है? याद है? नहीं पता? ये एक दो दुकान छोड़ के ना, यहाँ पे एक छोटी सी गली है, ठीक है, वहां पे ना पानी भरा हुआ है, इतना इतना ना, इतना पानी, उसमें डूब के मर जाता, और जिसको नहीं आता वो सब डूब के मर जाओ, ठीक है, आई डोंट माइंड, क्योंकि क्लास में बैठने का कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। खासकर थोड़ा सा अगर लेवल बढ़वाना हो ना पानी का, तो वो वहां पे एक आंटी है, उनको बोल देना, वो भैंस वैंस नहलाएंगे ना, तो पानी का मोटर चला देती है, तब जाना, ठीक है। हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कौन बताएगा? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम एंड टाइम, नोबेल प्राइज लेगा लड़के, काफी हद तक ठीक है, बस एक लास्ट चीज चेंज हो गई। हाँ चल, तू बता दे अब। एंड टाइम, एंड टाइम गलत बोल दिया ना इसने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल सकते हैं उसको। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आया ना, इक्वल लगाया, सही है, तो फोर्स dp/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अगर किसी सिस्टम पे बाहर से फोर्स 0 है, तो dp/dt क्या हो जाएगा? 0, मतलब रेट ऑफ चेंज किसी चीज का क्या हो जाएगा? 0। रेट ऑफ चेंज 0 होने का क्या मतलब है? वो चीज कांस्टेंट है ना। दिस इंप्लाइज, मतलब अगर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मोमेंटम कांस्टेंट है किसका? मोमेंटम पूरी बॉडी का, या मैं कहूं सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम 0 है ना। बोलो भाई, VCM इज इक्वल टू कांस्टेंट, भाई m टोटल इंटू VCM, सही है। m टोटल चेंज करता है क्या? VCM मतलब कांस्टेंट है, मतलब जितनी पहले थी उतनी ही है। अगर इनिशियली 0 थी तो बाद में भी कितनी है? 0 है, सही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे आप ये बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आप मुझे बताएंगे कि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है या नहीं। ए मैन वेइंग 50 kilograms इज स्टैंडिंग ऑन ए बोट ऑफ मास 50 kg है, 30 है, ये 50 है, ठीक है। 50 किलो का आदमी 50 किलो की बोट में खड़ा है, 20 है, 30 है, 30 मान लो, क्लैरिटी के इश्यूज है, ठीक है। 50 किलो का आदमी है, 30 किलो की बोट में खड़ा है, बोट डूब जाएगी क्या? हाँ मत बोल, मारूंगा बोल, बोट है वो यार, बोट खाएगी फिर वो अगर डूब गई तो। मैन वेइंग 50 kg लिखा तो है, मैन वेइंग 50 kg, दोनों का 50 लिखा हुआ है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, दोनों का 50 है, 50 मान लो, कोई बात नहीं, 50 है, 50-50, ठीक है। वो बोट में खड़ा है। इफ द मैन मूव्स टुवर्ड्स राइट, मैन जो है वो राइट की तरफ चलता है 2 मीटर, तो बताओ फाइंड मूवमेंट ऑफ बोट इन द ग्राउंड फ्रेम, क्या बोट चलेगी या नहीं चलेगी? तो आपने देखा होगा कभी कि मान लो आप बोट में खड़े हो और आप भाग रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? बेसिकली बोट को पीछे धका रहे हो, जमीन पे खड़े आदमी को क्या दिखाई देगा?
कि वो आदमी तो आगे जा रहा है कुछ और बोट पीछे जा रही है, यस और नो, है ना। तो आपसे यही पूछा हुआ है कि वो आदमी अगर 2 मीटर आगे जा रहा है तो बोट के साथ क्या होगा, कितनी, ये निकालना है अपने को। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये आदमी इधर खड़ा है और ये जो बोट है, ये आदमी और बोट, आदमी और बोट, क्या इस सिस्टम पे कोई नेट फोर्स है बाहर से? आप कहोगे कि सर ये पानी में है, हो सकता है पानी ने फोर्स लगाया हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं लगाएगा, वर्टिकल में लगा सकता है। विस्कस फोर्स को इग्नोर करें, विस्कस फोर्स दे रखी है तो इग्नोर करो उसको, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में है। बोलो बोट पहले रेस्ट पे थी, नेट सेंटर ऑफ मास क्या रहना चाहिए, बाद में भी रेस्ट पे रहना चाहिए, यस और नो, सही है, ठीक है। तो VCM कांस्टेंट है, मतलब जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी बाद में भी वेलोसिटी उतनी है ना, यानी कि VCM इनिशियल इज इक्वल टू VCM फाइनल, सही है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इफ VCM इनिशियल इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज VCM फाइनल भी क्या रहेगी, 0। मतलब अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली चल नहीं रहा था तो बाद में भी क्या चलने लग जाएगा क्या, नहीं, वो क्या रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। मतलब यहां पे जो सेंटर ऑफ मास था वो रेस्ट पे था, बाद में भी क्या रहेगा, रेस्ट पे, मतलब चला नहीं है। जो चीज चली नहीं है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, बोलो RCM इनिशियल इज इक्वल टू RCM, सही है, बोलो। तो अगर RCM इनिशियल RCM फाइनल के बराबर होगा तो आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे सिस्टम के लिए जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास का लोकेशन था बाद में क्या रहेगा, वही रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये आदमी जो है ओरिजिन पे खड़ा है, सही है, बोट में, इसलिए छोटी सी बोट है, ठीक है। बोलो सेंटर ऑफ मास कहां है, इनिशियल वहीं पे है, 0 पे है, सही है, बोट के सेंटर में खड़ा है, ठीक है। तो बोलो RCM इनिशियल इज इक्वल टू 0, RCM फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0 इज इक्वल टू RCM फाइनल, ओके। RCM इनिशियल इक्वल टू 0, RCM फाइनल निकालते हैं। बोलो ये कहां चला गया, 2 मीटर्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है, इधर मान लो या लेट्स सी ये यहां है, ठीक है, ये इधर चला गया 2 मीटर। बोलो M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 0, है ना। बोलो M1 कितना है, 50, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया राइट साइड में, 2 मीटर, प्लस M2 कितना है 50, R2 कितना होगा पता नहीं है, R2 तो R2 रहेगा, डिवाइड बाय 50 प्लस 50 100 इज इक्वल टू 0, 100 को इधर लेके जाओ, ये 0 हो जाएगा। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0, बोलो हाँ, 50 इंटू 2 है, 100 इधर लेके जाओ, माइनस 100 इज इक्वल टू 50 इंटू R2, 50 से इसको काट दो, 2 आएगा, तो R2 इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 मीटर, यानी कि बोट कितना सरक जाएगा, -2 मीटर, सही है। जो आदमी का मूवमेंट हमने उसको +2 माना है, तो बोट का मूवमेंट -2 आया है, मतलब अगर आदमी राइट जा रहा है तो बोट 2 मीटर लेफ्ट सरक जाएगी। अंजू को समझ में नहीं आया, रिपीट करना है, ध्यान हट गया था बीच में। देखो इनिशियल, ये दोबारा बताना है क्या, RCM इनिशियल इक्वल टू RCM फाइनल, हाँ ठीक। देखो अगर किसी सिस्टम पे फोर्स 0 है बाहर से तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0। किस चीज का रेट ऑफ चेंज 0 होता है, कांस्टेंट चीजों का, यानी कि मोमेंटम क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो बोलो M टोटल इंटू VCM क्या रहेगा, कांस्टेंट, M टोटल चेंज नहीं हो रहा, VCM क्या रहेगा, कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी क्या है सेंटर ऑफ मास की, 0, यानी कि जो इनिशियल पोजीशन थी वही तो फाइनल पोजीशन है। तो मैंने क्या किया, यहां पे इनिशियल पोजीशन 0 पे मान ली सेंटर ऑफ मास की, सही है।
अगर इनिशियल पोजीशन सेंटर ऑफ मास की कहां है, जीरो, तो फाइनल भी क्या होनी चाहिए, जीरो। तो इनिशियल जीरो है, फाइनल निकाल लेते हैं। फाइनल में क्या हुआ है, यह आदमी 2 मीटर राइट चला गया है, बोट ऑब्वियसली थोड़ी सी इधर उधर सरक गई होगी, तो मैंने बोट के मूवमेंट को R2 कह दिया। सही है, बोलो सेंटर ऑफ मास निकाला मैंने फाइनल पोजीशन में और उसको इनिशियल यानी कि जीरो के बराबर रख दिया। इनिशियल था जीरो, फाइनल था पहला मास यानी कि आदमी और आदमी का डिस्प्लेसमेंट प्लस बोट और उसका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल मास। आदमी 50 किलो का है, 2 मीटर सरक गया है, प्लस बोट 50 किलो की है, R2 सरक गई है, किधर पता नहीं, वो तो पता चलेगा अभी। 100 को उधर लेके गया मैं, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 50 इंटू 2 को इधर लेके गया, -100 हो गया, 50 ने इसको काटा, -2 आया, R2 की वैल्यू आई -2। यानी कि R1 मैंने जो +2 लिया था, R2 क्या आया -2, यानी कि R1 से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आदमी किधर गया, मैन मूव्स टुवर्ड्स राइट, तो बोट मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 2 मीटर्स। सही है, आगे कल करते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये आगे चल के आने वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा पहले हो गया है, ठीक है। मतलब अब ये तुमको आइडिया होगा ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, उसमें यही आने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। आप चाहो तो ये ऐसे भी कर सकते हो कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, लेफ्ट जाने वाला कौन, बोट, M2 R2 इज इक्वल टू राइट जाने वाला M1 R1, कर दो, सीधा सीधा आंसर आएगा। सही है ना। तो R2 कितना आ गया, 2 मीटर, और ऑब्वियसली लेफ्ट मान ही लिया था हमने उसको, कोई दिक्कत है। तो हेमिस्फेरिकल शेल का और इसका मेरे ख्याल आगे हेमिस्फीयर का, इनका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, अलग अलग बॉडीज आ गई, इनका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो थैंक यू।